आज हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। ठीक है, हम वन शॉट के अंदर फ्रिक्शन खत्म करने वाले हैं। कुछ बेसिक चीज है फ्रिक्शन के बारे में जो हमने लिख ली है, जो आप लोगों को भी पता होगा, फिर भी हम एक बार फटाफट से इसका रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगी इसकी और काफी सारे चैप्टर्स की। उसके अंदर हम रोज एक एक चैप्टर ऐड कर रहे हैं, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। इट्स कंप्लीटली फ्री। ठीक है, एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो पहले अपन स्टार्ट करेंगे कि बेसिक क्या है फ्रिक्शन का। हमें पता है कि फ्रिक्शन कब लगता है। लेट्स से कि कोई ब्लॉक है, मैंने इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो हम एक बात जानते हैं कि कुछ पर्टिकुलर फोर्स की वैल्यू नहीं होगी इस ब्लॉक के ऊपर, तब तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड सरफेस। अब इसका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस हम बचपन में पढ़ते थे, राइट। इसको माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा अपने को। ये लेट से अपर सरफेस है और डाउन सरफेस है, तो दोनों एक दूसरे से इस तरीके से अटैच रहती है। ठीक है, इसलिए उसको मूव करने में हमें थोड़ा सा फोर्स की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। उस पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ब्लॉक आगे मूव कर जाएगा, सिंपल। ठीक है, सो इट ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियली टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। तो जिस भी सरफेस के कॉन्टेक्ट में है उसके हमेशा टेंजेंशियली लगेगा। फॉर एग्जांपल ये वाला ब्लॉक है, अगर मैं इसको आगे मूव कर रहा हूँ तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो जो कॉन्टेक्ट सरफेस है यहाँ पर लगेगा, राइट। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और टेंजेंशियली है तो हमेशा ये कैसा लगेगा, टेंजेंशियली लगेगा। इस पॉइंट पे मैं आता हूँ अभी। इट ऑपोजिट्स द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ब्लॉक्स। ठीक है, कोई भी दो ब्लॉक है, जैसे दो ब्लॉक नहीं, यहाँ पर एक ब्लॉक और जमीन है, दो ब्लॉक भी हो सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से मुझे जब भी सिस्टम दिया हो तो इट विल ऑलवेज ऑपोज द रिलेटिव मोशन। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि ब्लॉक आगे जाए, बट फ्रिक्शन नहीं चाहता कि ब्लॉक आगे जाए। फ्रिक्शन एक ऐसा आदमी है जो चाहेगा कि हमेशा दो चीजें साथ में रहे। अब ये बात बस दिमाग में बिठा लो, तो वो चाहता है कि ब्लॉक और एक ऐसा रहे, साथ में रहे। तो ये इसकी जो मोशन इस साइड हम ट्राई कर रहे हैं उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, राइट। सो इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। We have two types of friction. One is static friction and one is known as kinetic friction. अब हमें पता है कि कोई भी ब्लॉक है उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर अमाउंट का फोर्स नहीं होगा तब तक ये ब्लॉक आगे मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो जब तक ब्लॉक मूव नहीं करेगा तब तक जो वैल्यू रहेगी फ्रिक्शन की, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब वो मूव करना स्टार्ट कर देगा तब जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि जब अगर ब्लॉक रेस्ट पर भी होगा, लेट्स से मैंने यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, हो सकता है ये 15 न्यूटन तक हिल ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, 10 न्यूटन। क्योंकि 10 न्यूटन अगर मैं इधर लगा रहा हूँ और 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तभी तो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, सो दैट इज नॉन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ब्लॉक रेस्ट पर है तब जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बारे में अभी डिटेल में भी चर्चा करेंगे। और जब ब्लॉक मूव करना लगेगा, जब ब्लॉक मूव करने लगेगा तभी भी उसके ऊपर फ्रिक्शन लगता है। हम ये नहीं बोल सकते कि उसके ऊपर फ्रिक्शन जीरो हो गया। ठीक है, वो हमेशा ही लगेगा। ठीक है, तो व्हेन द बॉडी इज मूविंग तो जब फ्रिक्शन लगता है दैट इज आवर काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, कैसा है, सेल्फ एडजस्टिंग है, राइट। ये अपनी वैल्यू को अपने आप एडजस्ट करता है एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग। मैं इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, पहले अपन 2-3 पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो ये सेल्फ एडजस्टिंग है और ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है। आपको ये तो पता चल गया होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, जब बॉडी मूव कर रही है तब लगेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, एंड विच इज नॉट सेल्फ एडजस्टिंग, राइट। ये वाले पॉइंट को हम समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि लेट्स से मान लो कि मेरे पास कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, लेट्स से देयर इज अ ब्लॉक और उसके ऊपर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं, F इज इक्वल टू लेट्स से T। ठीक है, वेयर T इज सेकंड, इन द सेंस कि टाइम के साथ मैं इस पर्टिकुलर फोर्स की वैल्यू को बढ़ाता जाता हूँ। ठीक है, आप ऐसे समझो, ये जो ब्लॉक है उसकी वैल्यू, उसका मास ले लो 10 kg आप। ठीक है, इसका मास लेट से 5 kg। ठीक है, और यहाँ पर जो अभी तो वैसे हमने फ्रिक्शन कोएफिशिएंट नहीं पढ़ा है, तो लेट्स से आप ऐसे समझो कि जब तक इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू 30 न्यूटन नहीं हो जाती तब तक ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये फोर्स मिनिमम 30 तो चाहिए ही अगर मैं चाहता हूँ कि ये मूव करे। ठीक है, तो अब देखो टाइम के साथ हो क्या रहा है। T इज इक्वल टू 1 सेकेंड की बात करो तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 न्यूटन, राइट। अब 1 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया, बट इस ब्लॉक को मूव करने के लिए कितना चाहिए, 30। अब मैंने फोर्स इधर लगाया तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू इधर आएगी,
उसको आप बोल दो स्मॉल f, ठीक है, टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, बस ये बात ध्यान में रखनी है। तो फ्रिक्शन लगेगा इधर, अब ये अगर 1 न्यूटन है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 न्यूटन ही हो जाएगी, ठीक है। इट विल एडजस्ट इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फोर्स। अब जैसे लेट्स से अगर मैं t इक्वल टू 2 सेकंड की बात करूं तो इस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 न्यूटन इसकी वैल्यू, बट अभी भी इसको 30 न्यूटन ही चाहिए, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी इस बार क्या हो जाएगी, 2 न्यूटन। ये फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, ये इसलिए हमने इसको क्या बोला, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है। अब लेट्स से t इज इक्वल टू 30 सेकंड पे फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 30 न्यूटन, तो फ्रिक्शन की भी कितनी वैल्यू होगी, 30 न्यूटन। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है। उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, फार्मूला वगैरह वो हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या है और सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है उसका क्या मतलब है। अब अगर मैं t इज इक्वल टू 40 सेकंड की बात करूं तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हो गई 40 न्यूटन, क्योंकि वो तो टाइम के साथ बढ़ता जाता है, ठीक है। बट ये जो फ्रिक्शन लगेगा उसकी तो मैक्सिमम वैल्यू 30 न्यूटन ही थी, ठीक है। तो अब क्या होगा, 30 न्यूटन के बाद अगर मैं फोर्स को बढ़ा रहा हूं तो ब्लॉक क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा आगे। अगर ये आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, राइट। तो जब तक ब्लॉक रेस्ट पर था तब तक जो भी फोर्स लग रहा था, जो भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक बार ये मूव करना स्टार्ट कर दिया, राइट, उसके बाद जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अभी जो फ्रिक्शन की वैल्यू लगेगी वो 30 न्यूटन ही लगेगी, बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन अप टू व्हिच द बॉडी डजंट मूव इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन अप टू व्हिच बॉडी डजंट मूव, मतलब मुझे 30 न्यूटन तो मिनिमम लगाना ही पड़ा इसको मूव करने के लिए, तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई इस पर्टिकुलर फोर्स की, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये बेसिक बात है। और एक बार ये मूव करना स्टार्ट कर लिया, अब जो फ्रिक्शन की वैल्यू लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। एंड फ्रिक्शन इज एन इंटरनल फोर्स। फ्रिक्शन कैसा है, इंटरनल फोर्स है, ये हमेशा पेयर में जनरेट होता है, ठीक है। इट ऑलवेज एक्ट्स इन अ पेयर। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, यहाँ पर लेट्स से 2 ब्लॉक अपने पास रखे हुए, एक ब्लॉक यहाँ पर है और एक ब्लॉक यहाँ पर है। लेट्स से ये वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन है, इधर लग रहा है, F1 बोल दो, ठीक है। तो ये वाला ब्लॉक पे यहाँ लग रहा है तो इस वाले ब्लॉक पे इधर लगेगा, राइट, टेंजेंशियली, बट इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, F1। सो इट विल ऑलवेज बी इन पेयर, राइट, बिकॉज इट इज द इंटरनल फोर्स। बस इतनी सी छोटी सी बात आपको दिमाग में रखनी है। अपने पास 2 टाइप का, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। अब लेट्स से अपने पास कोई एक ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल है, ठीक है। इसके ऊपर मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूं। अब यहां पर हमें पता है नॉर्मल लगेगा, ठीक है, यहाँ पर mg, और इस पर्टिकुलर केस में नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर है, mg के बराबर। बाकी नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर नहीं होगी जब ये फोर्सेस अलग अलग टाइप के रहेंगे, ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं, हमने देखा हुआ है लास्ट वाले लेक्चर के अंदर। आप आई बटन पे क्लिक करके उस पे जा सकते हो, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, दैट मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, राइट। उसके बाद फ्रिक्शन की और वैल्यू पॉसिबल नहीं है, और फोर्स को उतना तो होना ही पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कोई भी ब्लॉक मूव करेगा तो जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आती है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू n, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू n। और इस पर्टिकुलर केस में वो n इज इक्वल टू mg है, वो तो आप नॉर्मल निकाल सकते हो। ये जो म्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, राइट, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द सरफेस। अलग अलग सरफेसेस का म्यू अलग अलग होगा, उसके हिसाब से अलग अलग सरफेस पे फ्रिक्शन की वैल्यू अलग अलग होगी, राइट। अब म्यू जो है उसको हम म्यू के एंड म्यू एस से डिनोट करते हैं। म्यू के इज यू कैन से फेमस फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन,
काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है ये, और ये किसका है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट। अगर आपको काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है तो आप क्या यूज करोगे, म्यू के इंटू एन, और अगर आपको स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है तो म्यू एस इंटू एन। बट दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। ये हमेशा आपको फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं देगी, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूं कि ये जो ब्लॉक है, ठीक है, देखो एक सिंपल सा सवाल यहीं से देखो, लेट्स से ये 5 kg का ब्लॉक है और यहाँ पर म्यू की वैल्यू आप ले लो 0.2, ठीक है, ये मुझे सवाल दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन मिल जाएगी। कितनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन हो सकती है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, तो आप क्या लगाओगे, म्यू इंटू एन, अभी हमने सीखा, तो क्या हो जाएगा 0.2 इंटू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, राइट। तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट, ओके, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा, ठीक है, इस ब्लॉक के ऊपर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैंने तुम्हें पूछ लिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग हियर, तो फ्रिक्शन एक्टिंग फिर 10 नहीं होगा, अभी क्या होगा 5 न्यूटन यहाँ पर, जैसे मैंने अभी बताया, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, ठीक है। जब तक इसके एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन नहीं हो जाती तब तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अब इसकी वैल्यू लेट से मैंने कर दी 15 न्यूटन, अब फ्रिक्शन कितना लगेगा, अब फ्रिक्शन लगेगा मैक्सिमम वैल्यू जितना ही, और यू कैन से काइनेटिक फ्रिक्शन जितना। अगर आपको म्यू के दिया है तो हम म्यू के इनटू एन निकाल सकते हो, ठीक है। अगर काफी सारे सवालों में म्यू के एन म्यू एस अलग अलग दिया जाता है, म्यू एस और म्यू के सेम भी दिया जाता है, तो सवाल के अंदर दिया होगा आपको। तो अगर एक बार ये मूव करना स्टार्ट कर गया, मतलब एक्सटर्नल वैल्यू की, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से बढ़ गई, राइट, तो ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा और फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो म्यू के एन या म्यू एस एन के बराबर होगी, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा गिवन, राइट। सो आप इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हो, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, और यू कैन से लिमिटिंग, ठीक है। चलिए अब इस पे सवाल जो है फ्रिक्शन पे जो भी स्टार्ट होते हैं हम स्टार्ट करेंगे। सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, सिंपल तो नहीं आते, सिंपल करेंगे हम, देखो। तो लेट्स से कि कोई ब्लॉक है अपने पास यहाँ पर, ठीक है, लेट्स से उसकी वैल्यू मास है 5 kg, और यहाँ पर जो म्यू है उसकी वैल्यू आप ले लो 0.2, ठीक है, म्यू की वैल्यू है 0.2। इस ब्लॉक के ऊपर मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, लेट्स से एक फोर्स मैंने यहाँ पे लगा लिया 40 न्यूटन का, ठीक है, ये वाला एंगल आप ले लो 37 डिग्री, और लेट्स से एक फोर्स मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, विच इज 5 न्यूटन, ठीक है। या तो पहले अपन यही सवाल सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। इस वाले सवाल के अंदर मुझे बताना है कि क्या ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना है। मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, और दूसरा फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू रहेगी, राइट। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको जो भी फोर्सेस दी है वहां से आप नॉर्मल निकाल सकते हो, राइट। मैंने 2 फोर्सेस वाला सवाल भी कराया था आप लोगों को। तो एक फोर्स दिया है तो बहुत सिंपल हो जाएगा, सबसे पहले इसकी कंपोनेंट ले लो, देखो ये फोर्स आपका इधर लग रहा है, और ये वाला एंगल आप 37 है, तो आप बोल सकते हो ये वाला एंगल कितना है 37। तो इस 40 के 2 कंपोनेंट आप ले सकते हो, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, सो दिस विल बी 40 cos 37, 40 cos 37 किसके बराबर होता है 32, एंड दिस विल बी 40 sin 37, एंड दैट विल बी इक्वल टू 24। तो ये बात आ गई अपने पास 32, 24 एंड 40, और इस 5 kg की वजह से नीचे की साइड और लगेगा 50 न्यूटन, राइट, 50 न्यूटन mg के बराबर, और ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा नॉर्मल ड्यू टू अर्थ। तो यहाँ से सबसे पहले आपको नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी, नॉर्मल की वैल्यू देखोगे तो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 प्लस 24, राइट, सो दैट विल बी इक्वल टू 74 न्यूटन। तो ये तो आ गई आपकी नॉर्मल की वैल्यू। सबसे पहले आपको नॉर्मल की वैल्यू निकालनी है, देन आई कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आपके पास आ गई तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगी, एफएस मैक्सिमम बोल दो इसको, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा या तो म्यू एन के बराबर होगी या उससे छोटी होगी, राइट, म्यू एस इनटू एन। म्यू की वैल्यू आपको दी है कितनी 0.2, और इसकी वैल्यू है 74, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा 144,
148, राइट? तो ये आ जाएगा 14.8 न्यूटन। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ठीक है? अब देखो ध्यान से, ये जो ब्लॉक है वो अगर मूव करेगा तो उसके लिए तो बस हॉरिजॉन्टल फोर्स ही लगेगा, मतलब रिस्पांसिबल रहेगा, राइट? अगर ये आगे मूव कर रहा है तो इधर कितना लग रहा है 32 न्यूटन, और इधर लगेगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 14.8। तो अब सोचो अगर ये फोर्स की वैल्यू यहाँ पर जो भी फोर्स आया उसकी वैल्यू कुछ और होती, 14.8 से कम होती, ठीक है, तो मैं ऐसा बोलता कि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, और फ्रिक्शन की वैल्यू भी उसके बराबर हो जाती है, लेट्स से ये 5 न्यूटन है, ठीक है, तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा क्योंकि ब्लॉक को मूव करने के लिए 14.8 चाहिए मैक्सिमम। इतना तो फ्रिक्शन ही लग रहा है, तो फ्रिक्शन से तो ज्यादा ही होना चाहिए अपना एक्सटर्नल फोर्स, तो ये तो 14.8 से ज्यादा है, दैट मींस ब्लॉक मूव करेगा। अगर ये मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब देखो अगर ये मूव करेगा तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी 14.8 न्यूटन, ठीक है? तो 32 न्यूटन इधर लगाया है, 14.8 न्यूटन इधर लग रहा है, तो इजीली आप एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकाल सकते हो, 32 माइनस 14.8 डिवाइड बाय मास व्हिच इज इक्वल टू 5 kg। तो यहां से आपको आ गया एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, और फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पर इस पर्टिकुलर केस में क्या है 14.8, राइट? इजी। अब आपको कितना भी फोर्सेस दिया हो, एक फोर्स यहाँ दिया है, मैं आपको एक सवाल देता हूँ, आप उसको खुद से ट्राई कर सकते हो, राइट? सो ये तो अपना एक सवाल हो गया, ठीक है, मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ, आप उसको ट्राई कर लेना, ठीक है? आई होप ये लिख लिया आपने। तो लेट्स सी, इसको आप ट्राई करना। मान लो कि कोई 10 kg का ब्लॉक है, उसके ऊपर मैंने 50 न्यूटन इधर लगा दिया, ठीक है, और उसके ऊपर 20 न्यूटन इधर लगा दिया, राइट? ये वाला एंगल है वो 53 डिग्री है, ये वाला एंगल है वो 37 डिग्री है। यहाँ पर जो म्यू एस है एंड म्यू के है, दोनों की वैल्यू लेट्स से सेम है, और उसकी वैल्यू है 0.3। तो वापस मुझे वही बताना है, नॉर्मल बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बताओ, एंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बताओ, राइट? आप लोग ट्राई कर सकते हो उसको, सिमिलर टाइप का सवाल है। सबसे पहले आपको नॉर्मल मिल जाएगा, वहां से आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन मिल जाएगी, राइट? फिर चेक करो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो नॉर्मल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा है या कम है। अगर वो उससे ज्यादा है तो अपन बोल सकते हैं इजीली ब्लॉक मूव करेगा, और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट? तो ये आ गया। चलिए अब इंक्लाइन प्लेन वाले सवाल रहते हैं फ्रिक्शन के अंदर, जो काफी फेमस है। फॉर एग्जांपल लेट्स से, अगर मैं ऐसा बोलूं, अपन ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अपना एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है कितना m, राइट? लेट्स से इस ब्लॉक का मास है m, और यहाँ पर जैसे लेट्स से अपना ट्रक वगैरह रहता है, उसके अंदर जो पीछे का वो कैरियर रहता है वो इस तरीके से उठता है ताकि रेत वगैरह सारे नीचे आ जाए। तो आपने ये भी बात नोटिस की होगी कि थोड़ा सा घुमाने पर वो नीचे नहीं आता, उसको एक पर्टिकुलर एंगल मिल जाता है, उसके बाद सारी रेत वगैरह नीचे आती है, ठीक है? यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, एक ब्लॉक है, मैंने जमीन पे रखा है, अब मैं ऐसे करूँ, ठीक है? ये जो प्लेन है यहाँ पे जो भी थीटा रहेगा, ठीक है, थीटा में धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है? सो थीटा बढ़ाने पे क्या क्या फर्क पड़ेगा उसका डिस्कशन हम फटाफट से करेंगे। तो हमें एक बात पता है कि थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सारे नॉर्मल वगैरह सबकी चीजें चेंज होती जाएगी। सो थीटा थीटा बढ़ेगा धीरे धीरे, तो एक थीटा पर्टिकुलर आएगा कि ये जो ब्लॉक है वो नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा। सो वो थीटा हम एक बार निकाल लेते हैं, और भी चीजें वो देख लेते हैं। सो इनिशियली थीटा की वैल्यू क्या है, अभी इस केस में है 0, ठीक है? लेट्स से कि कोई पर्टिकुलर एंगल है, ठीक है, थोड़ी देर बाद में मूव करता गया तो ये कुछ ऐसा हो गया, ये m मास का ब्लॉक है, और ये वाला एंगल हो गया अभी थीटा, राइट? यहाँ पर लग रहा है mg, अब ये थीटा है तो ये भी थीटा, हम बहुत बार कर चुके हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा एंड दिस विल बी mg sin थीटा। यहाँ पर ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो आप म्यू ले लो, ठीक है? अब देखो यहाँ पर जो नॉर्मल लगेगा वो यहाँ पर लगेगा, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर मैं नॉर्मल की वैल्यू बात करूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि हम थीटा को बढ़ा रहे हैं, ये बात तो हमें पता चल गई। 0 से कितना भी ले जा सकते हो, राइट? डजंट मैटर।
चलिए अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर, राइट। सो fs मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन और यू कैन से म्यू एन जी cos थीटा। अब आप ध्यान से देखो, लेट्स से इस पर्टिकुलर थीटा एंगल तक ब्लॉक नीचे मूव नहीं कर रहा, ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे ही है इस एंगल तक। इस एंगल से मैं बढ़ाता हूं तब वो नीचे आता है, ठीक है। सो जीरो से लेके ये वाला एंगल तक, ये वाला एंगल अभी हम निकालेंगे, तो जीरो से लेके ये वाला एंगल तक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, हमें ये समझना है। तो आप सोचो ब्लॉक यहां से यहां जितने भी टाइम पे है, ठीक है, तो इसके ऊपर नीचे की साइड एक फोर्स लग रहा है mg sin थीटा। तो अगर मैं चाहता हूं कि ब्लॉक अगर नीचे मूव करे, ठीक है, अगर ये नीचे मूव करना चाहता है तो उसके ऊपर एक ही फोर्स है mg sin थीटा, जो नीचे की साइड लग रहा है, जो उसको नीचे ले जा रहा है, तो फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट में लग रहा होगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और इस पूरे टाइम में इस फ्रिक्शन की वैल्यू भी किसके बराबर होगी, mg sin थीटा के बराबर, बिकॉज़ फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, वो इसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू चेंज करेगा, ठीक है। सो 0 टू थीटा, जब 0 से थीटा तक है तो फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, mg sin थीटा, जब तक ये ब्लॉक ने स्लाइड करना स्टार्ट नहीं किया। ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है। जब तक ब्लॉक ने नीचे मूव करना स्टार्ट नहीं किया तब तक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, mg sin थीटा के बराबर, राइट। अब मैं बोल देता हूं कि अब ब्लॉक ने मूव करना स्टार्ट कर दिया या जस्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया, राइट, या तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो गया, फ्रिक्शन एक लिमिटिंग वैल्यू तक आ गया। अब लिमिटिंग वैल्यू तक आ गया तब आप ऐसा समझो कि लेट्स से ये m मास का ब्लॉक है, ये है थीटा, इधर लग रहा है mg sin थीटा, और लिमिटिंग वैल्यू है तो फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, म्यू n के बराबर, और यू कैन से म्यू mg cos थीटा के बराबर, राइट। ये मैंने एक ऐसे शार्प कंडीशन लिया, आप ऐसे समझो। अब इसके बाद और मैं अगर इसको थीटा को बढ़ाऊंगा तो ये वाला फोर्स डोमिनेट कर जाएगा और ब्लॉक नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर थीटा एंगल पे ब्लॉक ऐसा समझो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, राइट। सो हम यहां से क्या कर सकते हैं, mg sin थीटा दैट इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, राइट। ये दोनों इक्वल हो गए। जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाए उसके बाद से वो मूव करना स्टार्ट करेगा, मतलब यहां से इसके करस्पॉन्डिंग हम थीटा निकाल लेंगे। थीटा क्या आएगा, देखो यहां से tan थीटा दैट इज इक्वल टू म्यू, और यू कैन से थीटा व्हिच इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। दैट मींस जब इतना एंगल होगा, इस एंगल के बाद ये जो ब्लॉक है वो नीचे आना स्टार्ट करेगा, और 0 से लेके, ठीक है, जब तक एंगल हम यहां लिख लेते हैं, जब तक ये जो अपना थीटा है दैट इज बिटवीन थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू एंड 0, तब तक जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी भाई, mg sin थीटा के बराबर, सिंपल सी बात है। और अगर थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू है, जब थीटा इससे बढ़ गया, अब ब्लॉक नीचे आना स्टार्ट करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू तो म्यू mg cos थीटा के बराबर हो गई, सीधी सी बात है, उसकी वैल्यू तो म्यू mg cos थीटा के बराबर हो गई। अब वो नहीं बढ़ सकती, अब उसको उधर पीछे रोकने वाला और कोई नहीं है, राइट। तो अब जब थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू mg cos थीटा फॉर ऑल द केसेस, ठीक है। सो एक बेसिक सी बात आपको ये समझनी है, ये जो थीटा है, इस थीटा एंगल पे अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा। इस थीटा को एंगल ऑफ रिपोज भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक। चलिए एक सिंपल सी बात आती है जिसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स क्या रहता है, देखो समझते हैं कांटेक्ट फोर्स क्या है। लेट्स से कि अपने पास कोई भी ब्लॉक रखा है मैंने, मान लो कि ये ब्लॉक है, सो इस ब्लॉक के ऊपर, अगर ब्लॉक के ऊपर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं तो इसके ऊपर हमें पता है फ्रिक्शन लगेगा इधर और नॉर्मल लगेगा इधर, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन निकाल ली, तो ये जो नॉर्मल एंड फ्रिक्शन जो लग रहा है उन दोनों का ही जो रिजल्टेंट है उसी को हम बोलेंगे
कांटेक्ट फोर्स। आपको काफी बार पूछ लेंगे कि व्हाट विल द कांटेक्ट फोर्स इन दिस पर्टिकुलर केस, तो आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल की वैल्यू निकालो, फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लो और उन दोनों का रिजल्टेंट कर दो, राइट। सो इट इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, राइट। तो ये वाला जो फोर्स हो गया जिसको मैंने क्या बोल दिया, कांटेक्ट फोर्स, राइट। और ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये थीटा क्या है, थीटा ध्यान से समझना, इट इज द एंगल बिटवीन FC एंड नॉर्मल। FC इज कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स, उन दोनों के बीच का एंगल है, उसको मैंने थीटा रिप्रेजेंट किया और इसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में होता है, इट इज बिटवीन कांटेक्ट फोर्स व्हिच इज रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स, ठीक है। ये और नॉर्मल के बीच में जो भी एंगल होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो कभी कभी आपको कांटेक्ट फोर्स भी दिया जाए तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, राइट। अब जैसे यस, आई होप ये क्लियर है, राइट, और आगे नहीं जा रहे इसके अंदर, ठीक है भाई। अब मान लो एक टाइप, अब देखो फ्रिक्शन के अंदर इतनी थियरी है, राइट, इसके अंदर अलग अलग टाइप के सवाल बनेंगे, आपको बस उस सवालों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कुछ कुछ सवाल अपन यही सॉल्व करेंगे। जैसे लेट्स से मुझे ऐसा दिया हुआ है कि आप ऐसे समझो एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। लेट्स से जो ब्लॉक है वो 5 kg का, यहाँ पर जो म्यू है, म्यू की वैल्यू है 0.2, ये आप ले लो 37 डिग्री, राइट। और मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ F, फोर्स लगा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है वो नीचे आना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है ब्लॉक नीचे आना चाहेगा, ठीक है। तो मुझे F को ऐसे लगाना है कि ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब ये नीचे आए ही नहीं, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, रेंज ऑफ F so that block is always in equilibrium। हमें ब्लॉक को हमेशा रेस्ट पर रखना है, तो मुझे इस F की रेंज क्या रखनी चाहिए वो मुझे निकालना है, राइट। सो आप इस सवाल को ट्राई कर सकते हो, बहुत ही इजी है, राइट। सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन वगैरह निकाल दो, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो इसके ऊपर 50 तो इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा। अगर ये 37 डिग्री है तो ये कितना है, 37, सही सी बात है। तो ये 50, तो ये हो जाएगा 50 cos 37 एंड दिस विल बी 50 sin 37। 50 cos 37 एंड दैट इज इक्वल टू कितना, 40, एंड 50 sin 37 किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर। तो यहाँ पर आपका जो नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल आ गया यहाँ से, 40 न्यूटन के बराबर, एंड Fs मैक्सिमम, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लग सकती है, which is equal to mu into m, right, and that is equal to 0.3 into 40 and that is equal to 12। अब ध्यान से समझना, फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, फ्रिक्शन हमेशा दो चीजों को साथ में रखने की कोशिश करता है, राइट। तो यहाँ पर आप ऐसा समझो, ये जो ब्लॉक है उसके ऊपर एक 30 न्यूटन फोर्स तो इधर लग ही रहा है, ठीक है, ये 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और फ्रिक्शन है वो 12 न्यूटन लग रहा है। अब आप ये फ्रिक्शन को नीचे की साइड, अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा कि फ्रिक्शन हमेशा नीचे लगेगा या ऊपर लगेगा, वो डिपेंड करेगा कि ब्लॉक किस साइड मूव करना स्टार्ट है। अगर ब्लॉक ऊपर मूव करेगा, ठीक है, अगर ब्लॉक ऊपर मूव करेगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, ब्लॉक नीचे मूव करेगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। बस आप ये बात को ध्यान में रख लो, ठीक है। तो आप पहली कंडीशन है कि ब्लॉक मूविंग डाउनवर्ड, अगर ब्लॉक नीचे जाता तो फ्रिक्शन कैसे उसको हेल्प करता है, लेट्स से ब्लॉक नीचे जाने की कोशिश करेगा, एक बार आप ले लो फ्रिक्शन की डायरेक्शन यहाँ पर है और F की वैल्यू है इधर। मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो F है वो ऐसे लगाना है कि ब्लॉक हमेशा रेस्ट पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बस
अभी रेस्ट पर रहना चाहिए, रेस्ट पर रहना चाहिए, तो f प्लस f की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 30 के बराबर, काम ही खत्म, राइट? तो f दैट इज इक्वल टू 30 माइनस स्मॉल f, स्मॉल f इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन व्हिच इज इक्वल टू 12। तो ये कितना आ गया? 18 न्यूटन। ये तो आ गई इसकी लोअर लिमिट। अब आप ये समझो, अगर फ्रिक्शन नीचे लगता, ठीक है, अगर फ्रिक्शन नीचे लगता तो यही डायग्राम कुछ ऐसे बन जाता, 30 and 12, ठीक है, और f यहाँ पर ऐसे हो जाता, सीधी सी बात है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको स्मॉल f ही रखो, राइट? 30 प्लस f दैट इज इक्वल टू कैपिटल F। तो यहाँ से आपका कैपिटल F की वैल्यू मैक्सिमम कितने आ गए? 30 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 42 न्यूटन। अब ये चीज सोच के देखो, अगर लेट्स से इस F की वैल्यू 40 न्यूटन होती, इसकी वैल्यू लेट्स से 40 न्यूटन, ठीक है, मुझे इसको क्या करना है? इक्विलिब्रियम में रखना है। सोचो थोड़ी देर के लिए फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के अंदर, तो इस F की वैल्यू 40 है, 30 है, तो ब्लॉक ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाएगा, अब मैं फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, अब फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो उसको ऊपर जाने से रोकेगा। तो अगर 10 न्यूटन नेट फोर्स इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन 10 न्यूटन इधर लग सकता है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 12 न्यूटन है, राइट? तो ये इसका फंडा है। अब लेट्स से F की वैल्यू आपकी हो जाती मान लो 50 न्यूटन, तो अगर ये 50 हो जाता तो नेट ऊपर की डायरेक्शन में 20 आ गया, नेट 20 आ गया, तो मुझे अगर इसको रोकना है, इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो मुझे कितना? 20 न्यूटन इधर लगाना चाहिए, बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन तो 12 ही है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, तो वो तो रेंज के बाहर हो गए, राइट? सो ये आ गई अपनी लोअर रेंज, ये आ गई अपनी अपर रेंज। बहुत ही इजी है, ठीक है, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, राइट? यस। या तो इसको आपको अगर फॉर्मूले के अंदर आपको देखना है तो आप देखो ये भी देख सकते हो, ये 30 क्या है? दिस 30 इज इक्वल टू mg sin थीटा। ये जो भी mg sin थीटा आएगा दैट इज इक्वल टू दिस वन, और ये 12 क्या है? दैट इज mu mg cos थीटा व्हिच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। mu mg cos थीटा ये तो है इंक्लाइंड प्लेन की मैं बात कर रहा हूं। तो इस f की रेंज क्या होगी अगर मैं मुझे इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है तो, राइट? आई होप ये लिख लिया है, ठीक है। तो इसको अगर एक मैं फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं रेंज को कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि जो कैपिटल F है उसकी एक रेंज आ गई अपने पास mg sin थीटा प्लस mu mg cos थीटा एंड mg sin थीटा माइनस mu mg cos थीटा, राइट? 30 प्लस 12, 30 माइनस 12, राइट? अगर मुझे इस f की वैल्यू पूछी है तो, और यू कैन से रेंज ऑफ f सो दैट ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, राइट? तो उस टाइप के केसेस के अंदर हम इस तरीके की चीजें करेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। चलिए, ये इंक्लाइन वाले सवाल हो गए आपके, रेंज पूछ लिया है आपको, ठीक है, या फ्रिक्शन की वैल्यू पूछ लिया, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पूछ लिया, उसके अंदर भी आप एक्सेलरेशन वगैरह निकाल सकते हो, जो भी f वगैरह की वैल्यू दी है, ठीक है। कुछ और टाइप के सवाल करते हैं। अब आपको काफी बार ऐसे सवाल मिल जाएंगे, दो ब्लॉक है, उसको मैंने स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ, तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन वगैरह पूछ लेंगे। तो आप एक फंडा है, एक तरीके आप उसको ऐसे याद रख लो, ठीक है, तो आपके सारे सवाल ये क्लियर हो जाएंगे। लेट्स से मुझे ऐसा दिया है, ये एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। मास अपन ले लेते हैं, ये लेट्स से है 5 kg का, ठीक, और लेट्स से ये भी है 5 kg का। यहाँ पर म्यू आपका ले लो 0.5 और यहाँ पर आपका म्यू है 0.4, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर मैंने लगाया 20 न्यूटन और यहाँ पर मैंने लगाया 40 न्यूटन, ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि टेंशन कितना लगेगा स्प्रिंग के अंदर, इसके अंदर टेंशन की वैल्यू कितनी रहेगी, ठीक है भाई। सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको जो भी डेटा दिया है वहां से आपको एक आइडिया आएगा कि यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शन इन बोथ द केसेस। यहाँ पर आपको एफएस मैक्सिमम मिल जाएगा, म्यू इंटू एन कितना आएगा 0.4 इंटू 50, तो आ जाएगा 20 न्यूटन, और यहाँ पर म्यू इंटू एन कितना आएगा 25 न्यूटन, ठीक है। आप इसको 20 में आप इसको 30 कर दो, ठीक है।
तो ये वाली पर्टिकुलर सिचुएशन मुझे दी है मान लो, ठीक है। सो आपको ये बताना है इसके अंदर कि टेंशन कितना लगेगा, टेंशन इसके अंदर कितना लगेगा वो बताना है। तो आपको सबसे पहले तो मैक्सिमम वैल्यू एफएस मैक्सिमम की वैल्यू दोनों जगह निकाल लेनी है, ये आपका पहला काम रहना चाहिए, ठीक है। अब आप चेक करो, या तो आप इधर से भी चेक कर सकते हो या आप इधर से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं इधर से चेक करता हूँ कि अपना काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर 30 न्यूटन है तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लगा दो। हमें तो टेंशन की वैल्यू निकालनी है, टेंशन की वैल्यू, फिर इन दोनों जगह पे फ्रिक्शन कितना होगा वो निकालना है। ये फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं है, ये तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, ये तो मैक्सिमम कंडीशन है, और भी फ्रिक्शन लग सकता है वो भी हम निकाल लेंगे। तो टेंशन की वैल्यू F1 एंड F2, लेट्स से मुझे ये वैल्यूज पूछी, तो आप या तो इधर से सवाल स्टार्ट कर सकते हो या इधर से सवाल स्टार्ट कर सकते हो। मैं इधर से करता हूँ, दोनों साइड से हम ये सवाल करके देखेंगे। तो इधर 30 है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लगा दो। तो ये 30 है तो मैक्सिमम कितना है 20, तो आप लगा दो। इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में करने की कोशिश करो, ये 20 है ये 30 है, तो यहाँ कितना बचा 10, 10 न्यूटन लगा दो। तो अभी मैंने माना है टेंशन 10 है, अभी हम चेक करेंगे कि मैंने सही माना है या गलत माना। 10 है, ये भी तो स्ट्रिंग सेम ही है, तो यहाँ पर भी टेंशन सेम ही हो जाएगा, एक ही तो स्ट्रिंग है। अब देखो अगर ये 10 है ये 40 है, तो इसको इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इधर कितना चाहिए 30 न्यूटन। क्या है पॉसिबल है 30 न्यूटन? नहीं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 25 न्यूटन है, तो 30 न्यूटन तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट, सीधी सी बात है, 30 न्यूटन पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारा कॉन्सेप्ट गलत है। हम दूसरी साइड से ट्राई करते हैं, यही सवाल को मैंने इधर से लिया, अब इधर से स्टार्ट करते, देखो अब आंसर आ जाएगा। जैसे ये है 40 न्यूटन, राइट, सबसे पहले मैक्सिमम लगा दो, इधर कितना है 25 लगा दिया, कितना बचा 15 लगा दिया, यहाँ पर भी 15 न्यूटन लगा दिया, यहाँ पर कितना है 30 न्यूटन वो भी लगा दिया, यहाँ पर कितना बचा, इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए 15 न्यूटन। क्या 15 न्यूटन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, यहाँ देखो क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 20 है, तो बस काम हो गया, टेंशन की वैल्यू भी आ गई 15 न्यूटन, यहाँ पर फ्रिक्शन 25 न्यूटन, इसको आप 1 बोल दो, इसको आप 2 बोल दो, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 15 न्यूटन, F1 की वैल्यू आ गई 25 न्यूटन और F2 की वैल्यू आ गई 15 न्यूटन, राइट। सो इस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करने हैं जब भी तुम्हें इस टाइप की चीज दी हुई है, ठीक है। क्या करो सबसे पहले F1 F2 की वैल्यू निकालो, किसी भी एक साइड से स्टार्ट करो। यहाँ पर 30 है तो सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन लिख लो और टेंशन लिख लो ताकि ये इक्विलिब्रियम में रह जाए। सिमिलर वे में इधर भी करो, अगर ये फ्रिक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो दैट इज योर आंसर, ठीक है। अगर नहीं हो रही है तो इधर से किया, अब इधर से करो जैसे मैंने इधर से किया, राइट, और उस तरीके से सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। सवाल मैं देता हूं इसके अंदर, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स से मुझे एक ब्लॉक दिया है 20 किलो का, एक ब्लॉक दिया है 10 किलो का। लेट्स से यहाँ पर फोर्स लग रहा है 70 न्यूटन और यहाँ पर फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन, लेट्स से 110 न्यूटन, ठीक है। ये म्यू है 0.5 और ये म्यू है 0.4, ठीक है, ठीक है, ट्राई करना है इसको, ठीक है। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, ये पहला ले लो, आप दूसरा ले लो। तो आपको तो पहली बार टेंशन की वैल्यू, दूसरा F1 की वैल्यू कितनी होगी, तीसरा F2 की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर टेंशन कितना होगा वो बताना है, यहाँ पर फ्रिक्शन कितना होगा वो बताना है और यहाँ फ्रिक्शन कितना होगा वो बताना है, राइट। तो आप ट्राई कर सकते हैं, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। यही सवाल को दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखो, ठीक है। तो यही सवाल को जो हमने अभी सवाल किया था उसको आपको एक और तरीके से भी दिया जा सकता है। लेट्स से मुझे इस तरीके से दिया है, ठीक है, ये है आपका 37 डिग्री और ये आपका 53 डिग्री, सिंपल, राइट। और यहाँ पर एक पुली है, इधर एक ब्लॉक है, इधर भी एक ब्लॉक है, 5 kg के ब्लॉक है, म्यू की वैल्यू 0.5 ले लो, ठीक है। बस यहाँ पर भी मुझे पूछा है टेंशन की वैल्यू बताओ,
यहाँ पर फ्रिक्शन कितना लगेगा बताओ, यहाँ पर फ्रिक्शन कितना लगेगा वो बताओ, ठीक है। तो पहचानना है आपको, सबसे पहले देखना है कि वो चलेगा या नहीं चलेगा। अगर ये बैलेंस कर रहा है दोनों साइड से तो इन द सेंस कि वो नहीं चलेगा, ठीक है, और नहीं कर पा रहा है तो इन द सेंस वो चल जाएगा, राइट। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये 37 है, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसके कंपोनेंट ले लो, कंपोनेंट तो लेना आता ही है, ठीक है। सो यहाँ से अगर ये 50 है, 37 है, तो दिस विल बी 50 cos 37, 40 और 30। मैं देखो डेटा लिख रहा हूँ, बाकी आपको करना है। ये 53 तो ये भी 53, तो 50 cos 53 30 और ये आ जाएगा 40। तो दोनों जगह आपको नॉर्मल की वैल्यू मिल गई, ठीक है, नॉर्मल की वैल्यू आ गई दोनों जगह। अब अपने पास नॉर्मल की वैल्यू आ गई तो हम एफएस मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो यही सवाल को अब मैं क्या हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 4 से 30 न्यूटन, यहाँ पर 4 से 40 न्यूटन। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या, म्यू इनटू एन, एन की वैल्यू 30, म्यू है 0.5, तो यहाँ पर F1 मैक्सिमम कितना है 15 न्यूटन, और यहाँ पर F2 मैक्सिमम कितना है 20 न्यूटन। काम करो, ठीक है। अब कोई भी एक साइड से स्टार्ट करो, 30 न्यूटन है, सो लेट्स से यहाँ पर लग रहा है 20 न्यूटन, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख दो 10 न्यूटन। लेट्स से यहाँ पर लग रहा है 10 न्यूटन, तो ये कितना 30, क्या 30 पॉसिबल है फ्रिक्शन होना, नहीं पॉसिबल है, तो हमने गलत डायरेक्शन मानी है, तो हम उल्टी साइड चले जाते हैं, उल्टी साइड चले जाओ। 40 है, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए 15 न्यूटन मान लो, तो ये कितना हो गया 25 न्यूटन, तो यहाँ पर भी कितना हो गया 25 न्यूटन, बचा कितना 5 न्यूटन। क्या 5 न्यूटन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल, अपना काम हो गया, राइट। सो इस तरीके से इक्विलिब्रियम टाइप के जो सवाल आएंगे वो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसके अंदर दोनों जगह देखो टेंशन की वैल्यू 25 आ गई, यहाँ पर फ्रिक्शन 15, यहाँ पर फ्रिक्शन 5, डायग्राम ऐसा दे दिया, बट इसी को हम इस तरीके से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस सिंपल ट्रिक, ठीक है। तो आपके ये सवाल हो गए जब आपको स्ट्रिंग वगैरह के अंदर टेंशन पूछ लिया जाए, ठीक है। चलिए, अब काफी बार जैसे लेट्स से इस टाइप के सवाल रहते हैं, ये दीवार है और ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर में यहाँ से 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, ये ब्लॉक है वो लेट्स से 3 kg का है, 50 न्यूटन का मैं फोर्स लगा रहा हूँ। म्यू जो है यहाँ पर, म्यू की वैल्यू दी है मुझे 0.3, तो मुझे पूछ लिया कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है, सारी चीजें, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है। तो अब जो म्यू इनटू एन हम निकालेंगे विच इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो आपको देखना है कि नॉर्मल है, नॉर्मल अब ये लगेगा, इसकी ये हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। ये फोर्स नीचे की साइड लग रहा है दीवार के ऊपर, तो दीवार एक नॉर्मल इधर लगाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 50 न्यूटन, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर इस केस के अंदर नॉर्मल की वैल्यू आपकी हो जाएगी 50 न्यूटन, ये तो mg नीचे लग रहा है 30 न्यूटन एंड विच इज नॉट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, तो ये अभी नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 50 न्यूटन, राइट। सो अपने पास नॉर्मल की वैल्यू आ गई, तो म्यू एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन 0.3 into 50, तो 15 न्यूटन, तो ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब नीचे लग रहा है कितना 30 न्यूटन, और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा 15 न्यूटन का ऊपर लगेगा, सिंपल सी बात है। तो इजीली आप इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई 30 नीचे माइनस 15 ऊपर डिवाइड बाय उसका मास 15/3 which is 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। सो इस तरीके का जब भी सिस्टम दिया हो तब आपको नॉर्मल की डायरेक्शन देखना है, नॉर्मल इसको हम कंसीडर करेंगे ना कि mg को, राइट, क्योंकि ये है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट, इस डायरेक्शन में लगाएगा दीवार नॉर्मल स्टेट, राइट। सो इस टाइप के सवाल। एक और आखिरी टाइप के सवाल हमारे बचे हैं, जब तुम्हें एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक दिया जाए, 2 ब्लॉक दिए जाएंगे, तब इन सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे,
ठीक है, देखो मैं एक सवाल के थ्रू इसको समझाता हूँ, आप इसको अच्छे से देखना, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हम एक कॉमन सवाल ले लेते हैं, उसी के अंदर सारी चीजें पढ़ लेंगे, जितने भी डेटा वगैरह यूज हो गए, बहुत सारे सवाल इसके बनते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यस, नेक्स्ट वाला हमारा सर्कुलर मोशन होने वाला है इसके बाद, ठीक है, कल अपलोड होगा, तो यस, डोंट फॉरगेट टू स्टे स्टडी, कीप स्टडिंग, राइट। चलिए लेट्स से कि मुझे दो ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है, पहला ब्लॉक दूसरा ब्लॉक, दोनों जगह आपको म्यू अलग अलग दे सकते हैं इसके अंदर। लेट्स से मुझे दिया है 5 kg का ब्लॉक है और ये दिया है 3 kg का ब्लॉक, और इधर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। यहाँ पर लेट्स से मुझे म्यू दे दिया है 0.5, लेट्स से यहाँ पर मुझे म्यू दे दिया है 0.3, लेट्स से, ठीक है, जो भी तुम्हें डेटा दिया है। अब मुझे इसके अंदर किस किस टाइप के सवाल आ सकते हैं, तुम्हें इसके अंदर पूछ सकते हैं व्हाट विल बी द फ्रिक्शन बिटवीन दिस टू सरफेस, ये दोनों ब्लॉक के बीच में कितना फ्रिक्शन है, यहाँ पर कितना फ्रिक्शन है, ये पूछेंगे। तुम्हें पूछ लेंगे कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एफ सो दैट बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, इस टाइप का सवाल आ सकता है इसके अंदर। या तो इन दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है तो एफ की वैल्यू क्या होगी, सिमिलर टाइप का सवाल हो गया, राइट। सो इस टाइप के अलग अलग टाइप के सवाल इसके अंदर बनेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आया हो तो आप पहले तो ये देखो कौन से ब्लॉक के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, ठीक है, दोनों के ऊपर दिया है तो अलग बात है, बट पहले आप ऐसा देखो, अगर ऐसा केस है तो ऐसा ब्लॉक पकड़ो जिसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, इन द सेंस ये वाला ब्लॉक, इसके ऊपर तो मैंने एफ लगाया, तो ये वाले ब्लॉक को पकड़ो। अब 3 kg ब्लॉक को ध्यान से देखो, जैसे ही मैं सिस्टम को मूव करूंगा, ठीक है, तो 3 kg ब्लॉक आगे जाएगा, अगर इसकी वैल्यू है कुछ पर्टिकुलर वैल्यू से बढ़ जाए तो ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, वो पहले निकाल लेते हैं। देखो आप पहले इन दोनों को क्या कर लो, एक जैसा ब्लॉक मान लो, 8 kg का ब्लॉक है जिसके ऊपर एफ फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लगेगी, म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू है 0.3। अब देखो, अब मैं यहाँ पर मूवमेंट की बात कर रहा हूँ तो ये म्यू काम में आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है, म्यू इंटू एन की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 80, दैट इज इक्वल टू 24 मीटर। मतलब इस एफ की वैल्यू 24 से तो बड़ी होनी चाहिए, तभी तो जाके ये मूव करेगा, सिस्टम तब तक मूव ही नहीं करेगा, पहली बात। चलिए अब ये जो ब्लॉक है, ऐसा ब्लॉक को पकड़ो जिसके ऊपर कोई भी टाइप का फोर्स नहीं है, तो कंसीडर ब्लॉक विथ नो फोर्स, इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये वाला ब्लॉक पकड़ लिया। अब ये ब्लॉक अगर आगे जा रहा है तो आप सोचो ये ब्लॉक आगे क्यों जा रहा है, ये किस वजह से जा रहा है, ये इस एफ की वजह से नहीं जा रहा है, पहली बात। ये जा रहा है फ्रिक्शन बिटवीन दिस टू ब्लॉक्स, इन दोनों ब्लॉक की वजह से जो फ्रिक्शन लगेगा उसकी वजह से जा रहा है, और उस फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, आगे ही होगी, तभी तो आगे जा रहा है भाई, वही तो आगे लगा रहा है उसको, वही तो आगे भेज रहा है, और इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन, राइट। तो ये हो गया फ्रिक्शन की डायरेक्शन सबसे पहले, ठीक है भाई। सो 3 kg ब्लॉक के ऊपर मैक्सिमम कितना फोर्स लग रहा है वो आप देखो, नो फोर्स, फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ दैट ब्लॉक। अब इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब इस ब्लॉक के ऊपर मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, क्योंकि इस ब्लॉक के ऊपर तो सिर्फ फ्रिक्शन ही लगेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है तो सिर्फ फ्रिक्शन लगेगा। अब ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एफ मैक्सिमम कितना है, म्यू एन, म्यू है 0.5, एन है 30, तो आ गया 15 न्यूटन, एफ मैक्सिमम 15 न्यूटन आ गया। अब ये 15 न्यूटन आ गया इन द सेंस कि मैं एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा वो फ्रिक्शन ही लगने वाला है, और कोई फोर्स तो है नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा ही ब्लॉक कंसीडर किया है पहले। तो उसके ऊपर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू लगेगी वो भी मैं निकाल सकता हूँ म्यू एन का यूज करके। वहां से मुझे पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 15/3, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। तो ये तो आ गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का नहीं हो सकता, बस आप ये देखो, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन इसका नहीं हो सकता इस वाले ब्लॉक का, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मैं चाहता हूं कि दोनों के दोनों ब्लॉक है वो साथ साथ में मूव करें,
ठीक है। पहली बात, अगर f की वैल्यू 24 से बड़ी है, 0 से 24 है, तो सिस्टम मूव नहीं करेगा, पहली बात, ठीक है। अगर सबसे पहला कंडीशन अपना आ गया कि अगर f की वैल्यू 24 से 0 के बीच में है, तो दोनों के दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है क्या है बच्चों, 0 है, मूव ही नहीं कर रहे, क्योंकि आगे जा ही नहीं पा रहा है। क्या बात कर रहे हो, ठीक है, इधर से आगे जा ही नहीं पाएगा। दूसरा, f की वैल्यू 24 से बढ़ गई तो सिस्टम आगे मूव करना स्टार्ट करेगा, बट एक लिमिट तक ही ये दोनों साथ साथ में मूव करेंगे, क्योंकि f की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर वैल्यू से बढ़ जाएगी तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएंगे। ऐसी कंडीशन कब आएगी, देखो, अब मैंने बोला है कि इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। इस ब्लॉक का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ f, ठीक है भाई। तो हम पूरी सिस्टम की बात कर लेते हैं कि पूरी सिस्टम है, लेट्स से वो a जितने एक्सेलरेशन से जा सकती है और a की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं चाहता हूं कि ये दोनों साथ साथ में जाए, जब तक स्लाइड नहीं करेंगे, अब देखो इसका भी मैक्सिमम 5 हो गया, इसका भी 5 हो गया, मतलब दोनों साथ साथ में जा रहे हैं। अब कम भी हो सकता है, ये तो मैक्सिमम है, उससे कम भी हो सकता है, दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ f और वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, वो कम भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बट मैक्सिमम 5 हो सकता है। तो 5 से जब ज्यादा होगा तब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, तो मैक्सिमम 5 का केस ले लेते हैं फॉर टुगेदर मोशन, ठीक है। सो ये तो आ गया, ये तो मूव ही नहीं करेगा। दूसरा केस अपना क्या आ गया, फॉर टुगेदर मोशन, अगर मैं चाहता हूं कि दोनों एक साथ में जाए, दोनों का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वहां से आप सिंपल f माइनस न्यूटन का सेकंड में लगा दो, f इधर 24 इधर 24, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज इक्वल टू 5। तो यहां से f की वैल्यू आ गई 24 प्लस 40 व्हिच इज इक्वल टू 64 न्यूटन। कि जब तक f की वैल्यू 64 न्यूटन नहीं हो जाती तब तक ये दोनों साथ में चलेंगे। तो f की वैल्यू आ गई कितनी, 24 से लेके 64 तक, ये दोनों के दोनों कैसे मोशन करेंगे, टुगेदर मोशन। और अगर f की वैल्यू 64 से बढ़ गई तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों अब साथ साथ में मोशन नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हो, देखो इसका तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 ही है, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका कुछ और होगा। अब इस f की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 15, तो ये ब्लॉक का सिर्फ FBD बनाओ आप, इस ब्लॉक का देखो आप FBD बनाओगे तो इसके ऊपर f इधर लग रहा है, फिर ये f इधर लगेगा तो फ्रिक्शन यहाँ भी लग रहा है, और इस फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, और एक फ्रिक्शन आपका लगेगा यहाँ पर भी, इस वाले पर्टिकुलर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर मैक्सिमम 15, राइट। यहाँ से आप इजीली उसका भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। 15 हो गया और इसकी वैल्यू क्या है 24। तो ये वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन आफ्टर 64 न्यूटन तो क्या हो गया, f माइनस 24 माइनस 15 डिवाइड बाय, किसका, नीचे वाले ब्लॉक का, ऊपर वाले ब्लॉक का अभी भी 5 ही है। तो हमने सारा का सारा ऐसा समझो पीएचडी कर ली इसके ऊपर, ठीक है, कि कोई भी पहले एक ब्लॉक पकड़ो जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, वो जो आगे मूव करेगा वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से मूव करेगा, ठीक है। पहली बात में ये समझ में आई कि वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से मूव करेगा, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकालो और उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो। वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमने इसलिए निकाला ताकि जब मैं दोनों की टुगेदर मोशन की बात करता हूँ, राइट, तो दोनों ब्लॉक का वो एक्सेलरेशन कंसीडर करके हम इस f की वैल्यू जज कर सकते हैं कि इस f की वैल्यू इतनी होगी तो दोनों साथ साथ में मोशन करेंगे, ठीक है। सो इस f की वैल्यू आपको कुछ भी दे सकते हैं, तो मैंने जनरल केस लिया, लेट्स से ये मुझे दिए 10 न्यूटन और मुझे पूछा दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालो, तो निकाल सकता हूँ। लेट्स से मुझे ये दिया 64 है तो अपन ले ले 70 न्यूटन, तो मुझे पूछ लिया दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालो, तो एक का तो आ गया 5 और इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप 70 पुट कर दो सीधा, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा। टुगेदर मोशन की बात करूंगा तो दोनों को एक ब्लॉक मान लो और दोनों का एक्सेलरेशन जो ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन था उसके बराबर कर लो, क्योंकि उसके अलावा तो कोई एक्सेलरेशन पॉसिबल ही नहीं है फॉर टुगेदर मोशन, राइट। सो इस टाइप के सवाल आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो।
अब ये तो एक के अंदर फोर्स दिया हुआ कर रहा है, लेट्स से आपको दोनों के अंदर फोर्स दे दिया, ठीक है, तो आपको फ्रिक्शन की वैल्यू पूछ ली, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट सिमिलर है, आपको बस बेसिक सेकंड लो आना चाहिए और थोड़ा बहुत फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट याद होगा तो आप कर लो, ठीक है, राइट, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेट्स से आप ऐसा समझो कि आपको ऐसा दिया है कि एक ब्लॉक ऐसे है और एक ब्लॉक ऐसे है। लेट्स से ये 5 kg का ब्लॉक और ये है 2 kg का ब्लॉक। इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन और इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। यहाँ पर मुझे लेट्स से म्यू दे दिया पॉइंट 5 ले लो, इधर म्यू दे दिया पॉइंट, ठीक है। तो तब मुझे पूछ लेंगे कि व्हाट विल बी द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन बोथ द ब्लॉक, दोनों के ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन कितना लगेगा, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ये भी पूछ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे सवालों को आप कैसे सॉल्व करोगे जब दोनों के ऊपर फोर्स दिया हो, राइट। तो आप इसके टाइप के सवालों की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप एक काम करो कि दोनों जगह मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन तो आप निकाल ही सकते हो, कितना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, राइट। तो सबसे पहले आपका जब ऐसा सवाल आया कि दोनों के ऊपर फोर्स दिया है, तो सबसे पहले कंसीडर बोथ मूविंग टुगेदर। आपको ये मानना है कि दोनों के दोनों कैसे मूव कर रहे हैं, टुगेदर मूव कर रहे हैं, साथ साथ में दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं, राइट। ये आपकी पहली कंडीशन रहनी थी, आप मानो, उसके बाद आगे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। आप पहले मान लो, तो मैंने मान लिया कि दोनों के दोनों कैसे कर रहे हैं, साथ में मूवमेंट कर रहे हैं। दैट मींस ये 7 kg का ब्लॉक है, उसके ऊपर इधर कितना लग रहा है 50 न्यूटन और इधर कितना लग रहा है। अगर ये दोनों साथ साथ में मूवमेंट कर रहे हैं तो जब दोनों के ऊपर फोर्स दिया है तो 50 न्यूटन और इधर फोर्स कितना लगेगा 0.2 दिया है और ये 7 है, तो आप यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी 7 70 into 2 40 न्यूटन। ये बात तो समझ में आ गई होगी, म्यू इनटू एन किया है बस सिंपल। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन है सिस्टम कितना है 50 माइनस 14 डिवाइड बाय 7 और यू कैन से 36/7 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ये पहले आया मुझे ए मैक्सिमम फॉर टुगेदर मोशन, ठीक है, ओके। इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर ये दोनों साथ साथ में मैं मानता हूं तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है। अब सिर्फ ऊपर वाले ब्लॉक की चर्चा करो। देखो ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर 20 इधर लग रहा है और उसके ऊपर जो फ्रिक्शन है वो इधर लग रहा होगा इस केस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी फोर्स है उसके ऊपर, तो फ्रिक्शन तो इसी डायरेक्शन में लगेगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू एन के बराबर। यहाँ पर है म्यू 0.5 और यहाँ पर एन होगा 20 इसका, राइट। तो यहाँ पर म्यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 मीटर, ठीक है। सो इस ऊपर वाले ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर लेट्स से फ्रिक्शन लग रहा है F, मैक्सिमम वैल्यू Fs है जो हमने निकाल ली 10। यहाँ पर लेट्स से फ्रिक्शन लग रहा है F, इधर लगेगा। इस बार देखो डायरेक्शन थोड़ी उलट गई और फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स से हमेशा पेयर में जनरेट होता है, तो मैंने ऐसा बना दिया। ऊपर वाले के ऊपर हमें चेक कर लेना है बस फ्रिक्शन, बाकी बस काम खत्म हो गया। यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है F और यहाँ पर लग रहा है 20 न्यूटन और इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर है 36/7, राइट। क्योंकि दोनों सिस्टम अगर साथ साथ में जो हमने वहां किया था ना, ये हम उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका एक्सेलरेशन जो है 2 kg का वो कितना है 36/7। तो इसको चेक कर ये पुट कर लो तो आपको F की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, राइट। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो 20 माइनस F दैट इज इक्वल टू 2 into एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू 36/7, राइट। तो यहाँ से आपको F की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 72/7, राइट। सो दिस विल बी 140 माइनस 72/7। और ध्यान से देखोगे तो ये कितना आया 140 में से 72 गया तो ये आ जाएगा 68/7। सो विच इज लेस देन 10, 7 into 10 होता है 70, तो विच इज लेस देन 10, जबकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पॉसिबल हियर इज 10 न्यूटन और हमारी ये 10 से कम, इन द सेंस कि ये वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पॉसिबल है, मतलब ये दोनों साथ साथ में मूव कर रहे हैं, साथ साथ में मूव कर रहे हैं। सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू है इतनी, सिस्टम का एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन है इतना और यहाँ पर फ्रिक्शन है वो इतना है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको मानना है, जब दोनों ब्लॉक के ऊपर फोर्स दिया है तो दोनों के दोनों को साथ साथ में मानो और लिमिटिंग कंडीशन चेक कर लो फ्रिक्शन की अपर ब्लॉक, काम हो जाएगा, राइट। तो ये आपका दूसरे टाइप का सवाल हो गया जब दोनों के ऊपर फोर्स दिया हो, ठीक है। इस टाइप के सवाल भी आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, एक ब्लॉक ऐसे रखा है, एक ब्लॉक ऐसे रखा है और मैं फोर्स लगा रहा हूं यहां पर। तो देखो इसके अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब भी ऐसे सवाल दिए जाएंगे तो ये इसी टाइप का सवाल है जो मैंने अभी ये कराया, इसी टाइप का सवाल है। आप इसको बस देख लो और आप इस टाइप के सवाल आपको जो भी मिले आपको इसी मेथड से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे यहाँ से लेट से कोई फोर्स F है, ये कुछ मास m1 है, कुछ मास m2 है, यहाँ पर मुझे μ1 दे दिया, यहाँ पर मुझे μ2 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हो, ये एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, ये अभी हमारा केस था F1 F2, तो ये मैंने F लगा दिया, ये F लगा दिया, तो दोनों जगह में म्यू निकाल सकता हूँ, सॉरी म्यू निकाल सकता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन μ1 × F, N1 आ गया हमारे पास, सॉरी F1 मैक्सिमम आ गया कितना, μ1 × F यहाँ पर, और F2 मैक्सिमम क्या आ गया, μ2 × F, तो दोनों जगह पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आ गई, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। M1 दिया है, M2 दिया है, यहाँ पर फोर्स लगेगा M1G, यहाँ पर फोर्स लगेगा M2G, तो M1G इधर लिखो, M2G इधर लिखो, इधर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन तुम्हें पता है, इधर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पता है, इसी चीज को थोड़ा टेढ़ा कर दो, तो जो सवाल लास्ट में किया था वही वाला सवाल ये वाला बन जाएगा जब इस टाइप का सिस्टम दिया हो, राइट। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। सो इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। और भी देखो एक और सवाल करा देता हूं मैं। अब जैसे पुली ब्लॉक प्रॉब्लम हो गया, उसके अंदर भी आपको फ्रिक्शन वगैरह दिया जाए तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। जैसे मैं आपको एक सवाल देता हूँ, लेट्स से मुझे ऐसे दे दिया, यहाँ पर पुली दे दी इस तरीके से, एक ब्लॉक है इधर और एक ब्लॉक है इधर, ठीक है। यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन नहीं दिया है, लेट्स से यहीं पर फ्रिक्शन दिया है, कुछ म्यू है, म्यू इक्वल टू 0.5, ठीक है, ये 5 के लिए, लेट्स से 10 के लिए या 2 के लिए, ठीक है। मुझे पूछ लिया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन एंड व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक, ठीक है। अब एक बात समझो, आप 2 के लिए 5 के लिए, अगर ये सवाल एनएलएम के अंदर आता तो आप इजीली निकाल सकते थे, एक इक्वेशन यहाँ बन जाएगी, एक इक्वेशन यहाँ बन जाएगी, यहाँ पर भी वही होगा, बट यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स बस एक्स्ट्रा आ गया। देखो यहाँ पर लगेगा 50 न्यूटन, यहाँ पर लगेगा टेंशन। मान लो कि इसका एक्सेलरेशन अगर a इधर है तो इसका a इधर होगा, यहाँ पर भी टेंशन t, स्ट्रेन क्योंकि सेम है, बट यहाँ पर फ्रिक्शन और लगेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मूवमेंट करे तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये 2 है तो 20 × 0.5, तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, राइट। तो एक बार इक्वेशन इसके लिए लगाओ, इसके लिए क्या आएगी 50 नीचे माइनस t दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 5, और यहाँ पर भी अगर ये a से इधर जा रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, t माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 2, काम खत्म। तो ये कितना आ गया 40, दोनों को ऐड करो 40 दैट विल बी इक्वल टू 7 है, तो a की वैल्यू आ गई 40/7, ठीक है। सीधी सी बात है, आपको बस इस टाइप की चीज। और इस टाइप के सवालों में जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, काफी बार ऐसा भी हो जाएगा, अब लेट्स से कि इस ब्लॉक की वैल्यू में बहुत ज्यादा लेता तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आया है उसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, भाई ऐसी सिस्टम में ब्लॉक ऊपर थोड़ी जा सकता है, ऐसा थोड़ी है कि ये उधर चला जाएगा, जब फोर्स ही नहीं है कोई उधर क्यों जाएगा उधर, ठीक है। तो जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा इस केसेस के अंदर, फ्रिक्शन वाले केसेस के अंदर, तो आपको ये मानना है कि जो ब्लॉक है वो रेस्ट पर है, सिस्टम मूव ही नहीं कर रहा है, तभी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, बाकी ऐसे थोड़ी सिस्टम जा सकता है, राइट, कॉमन सेंस की बात है। तो यस, इस टाइप के सवाल हो गए। फिर एक लास्ट वाला सवाल कर लेते हैं बस फ्रिक्शन के अंदर, बाकी इसके सवालों के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इजी भी है, राइट। चलिए लेट्स से मुझे ऐसा दे दिया, कोई ब्लॉक है,
और यहाँ पर मैंने एक दूसरा ब्लॉक लगाया हुआ है जिसका मास है स्मॉल है। इसको मैं a जितना एक्सेलरेशन से आगे ले जा रहा हूं। यहाँ पर है म्यू, ठीक है, मुझे इतना दिया हुआ। सो अब आपको काफी सारी चीजें पूछ सकते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a so that both block will, or you can say this block will not move downward, या तो ये नीचे नहीं आए, ऐसा पूछ लिया कि ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर मैं इसको एक्सेलरेशन एक कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड करूंगा तो ये यहीं जाएगा, यहाँ पर स्लाइड कर सकता है, नीचे गिर सकता है, बट अगर ये भी मूवमेंट कर रहा है तो हो सकता है कुछ ना कुछ उसके ऊपर फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स वगैरह कंसीडर करेंगे हम। सो उसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ में मूव करें, ये अपना यहाँ पर कंसर्न है। तो ये सूडो फोर्स टाइप का एक सवाल है, इन केसेस के अंदर आपको सूडो फोर्स कभी ऐड करना पड़ जाता है। जैसे यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, आप समझो mg, ठीक है। अब अगर मुझे क्या करना है, इसको नीचे आने से रोकना है, ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ a सच दैट ब्लॉक डजंट फॉल, ब्लॉक नीचे नहीं गिरना चाहिए, तो वैल्यू ऑफ a कितनी होनी चाहिए, राइट। सो अगर mg नीचे है, अब आप एक बात समझो, अगर मैं चाहता हूं कि ब्लॉक नीचे ना गिरे तो एक फोर्स होना चाहिए जो इस mg को ही, हमें देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी चाहिए फ्रिक्शन फोर्स की, mg जो ऊपर लगनी चाहिए, फ्रिक्शन बोल दो इसको, मतलब मुझे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है mg। मुझे अगर mg जितना फ्रिक्शन मिल गया तो अपना काम हो जाएगा। और ये जो mg है, अब फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एन है, ठीक है, ये भी हमारी एक लिमिटिंग कंडीशन है, तो मुझे mg फोर्स चाहिए तो ये भी तो म्यू एन से कम होना चाहिए, सीधी सी बात है, ये म्यू एन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और अगर ये a एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है पूरा सिस्टम, इन द सेंस ये ब्लॉक एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स की डायरेक्शन हमने बताई थी, विच इज ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में ma जितना फोर्स लगेगा, एंड दैट विल एक्ट एज अ नॉर्मल ऑन द बॉडी, ध्यान से देख लो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये नॉर्मल हो गया ब्लॉक के ऊपर, नॉर्मल हो गया, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, mg that will be equal to mu ma, तो a should be greater than equal to g by mu। अगर मैं चाहता हूँ ये दोनों लोग साथ साथ में मूव करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ग्रेटर देन g by mu होनी चाहिए, राइट। तो आपको काफी बार फ्रिक्शन की लिमिटिंग कंडीशन भी चेक करनी पड़ सकती है, तो आप पहले वो देखो कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है, ठीक है, ये कंडीशन हमेशा याद रखो, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन that should be less than or equal to mu n, और you can say limiting friction। n की वैल्यू कैसे भी करके निकाल लो, वर्टिकल बोल दिए, हॉरिजॉन्टल बोल दिए, हमें निकालना आता है, परपेंडिकुलर जो सरफेस जो फोर्स है उसको कंसीडर करो, अच्छे से नॉर्मल की वैल्यू निकालो। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन यहाँ पर कितना है, mg that should be less than equal to mu n। ऐसे कितने भी सवाल आए आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो यस, फ्रिक्शन के अंदर इतना ही, आप क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड करके उस पे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्सो नेक्स्ट क्लास में हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, राइट। अगर आपको लॉज ऑफ मोशन के अंदर बेसिक में डाउट है, पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स एंड ऑल, तो आप आई पे क्लिक करके जा सकते हो उसके ऊपर, राइट। बाकी यस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।